देखो टॉपिक है सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरा एक क्वेश्चन है ये बताना कि अगर मान लो एक बॉल है यहाँ पे रखी हुई है, उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है तो कैसे घुमाया जाए। किसी के साथ बंधी नहीं हुई है, ऐसे एक बॉल है यहाँ पे है, उसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है, ना वो किसी स्ट्रिंग के साथ बंधी है ना उसके ऊपर कोई पकड़ रखा है किसी ने, उसको सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाना है तो क्या करना पड़ेगा। ना हवा है ना mg लग रहा उसके ऊपर, एक बार भूल जाओ, ना mg लग रहा ना एयर है ना फ्रिक्शन लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। एक बॉल है, मान लो ये मार्कर ही है, इसको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है तो क्या करना पड़े, कैसे घुमाए। एक फोर्स इस साइड दे दे, एक फोर्स इस साइड दे दे, फिर घूम जाएगी। सर्कल में बंदे खड़े हो जाए, सर्कल में खड़े होंगे, फिर एक दूसरे को पास करेंगे। देखो इसमें मान लो कि यहाँ पे बॉल है, सर्कल में पूरे सर्कल में बॉल, इस बॉल को सर्कुलर पाथ पे घुमाना है मान लो। पढ़ लिया, ठीक है, याद है, अच्छी बात है। ये बॉल है, ये पोल है, इसको सर्कुलर पाथ में, ये रेडियस है यहाँ पे आर की, क्या दे रखी है, आर की रेडियस दे रखी है। इसको सर्कुलर पाथ में ऐसे घुमाना है आपको, ड्रॉअर में सर्कुलर पाथ पे घुमाना है तो इस केस में ऐसे क्या करे कि ये सर्कुलर पाथ में अपने आप घूमती रहे। तो एक बार तो क्या कर दो, इसको वेलोसिटी दे दो, v की क्या दे दी आपने, वेलोसिटी दे दी इसको। तो अगर v की वेलोसिटी दे दोगे तो सीधा नीचे जाएगी, है सीधे ऐसे जाएगी। फिर तो सर्कुलर पाथ पे अगर घुमाना है तो मान लो यहाँ पे क्या कर दो, इसके एक सरकमफेरेंस में ऐसे घुमाना है इसको, मतलब बट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की बात कर रही हूँ फिलहाल। यहाँ पे बोर्ड पे आपको ये दिख रहा है ऐसे, बट मैं बात कर रही हूँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की, ठीक है। तो इस केस में इस बॉल को वेलोसिटी दे दी कितनी, v की, तो इसको ऐसे घुमाना है आपको सर्कुलर पाथ पे। तो v की वेलोसिटी दे दी, अगर v की वेलोसिटी देके छोड़ दिया तो ये तो सीधा नीचे जाएगी, घूमेगी नहीं। तो यहाँ पे अगर दो इस पूरे सर्कमफेरेंस पे क्या कर दो, आप बंदे खड़े कर दो बहुत ही नजदीक नजदीक, ठीक है। जैसे ही बॉल यहाँ पे आएगी, मान लो बॉल क्या आ गई यहाँ पे, वेलोसिटी तो इधर है इसके पास, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर इसने क्या कर दिया, एक फोर्स लगा दिया F का, और वो फोर्स क्या लगाया है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। वेलोसिटी और फोर्स के बीच एंगल क्या है यहाँ पे, 90 डिग्री है। तो ये ना तो ये इधर जाएगी और ना ये इधर जाएगी, बीच में कहीं जाएगी। अब मान लो कि ये बॉल यहाँ पे आ गई, तो वेलोसिटी इस केस में अब दोबारा से इसने क्या करा, फोर्स लगा दिया, वेलोसिटी इधर थी तो इस केस में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लगा दिया, एक दोबारा से फोर्स लगा दिया, उतना ही F का, और ये इतना ही फोर्स लगाया कि बस इसकी क्या होगी, वेलोसिटी कम ज़्यादा नहीं हो रही। अगर ऐसा हो सकता है कि जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा ना हो, कब, जब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगा दो और वो फोर्स की वैल्यू उतनी ही हो कि बस वो उसकी डायरेक्शन चेंज करे, ठीक है। अगर कम ज़्यादा लगा दोगे तो उस केस में उसकी वेलोसिटी भी कम ज़्यादा हो सकती है, बट वो इतना ही लगाओ कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक फोर्स लगा दो, बस उसकी वेलोसिटी कम, मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा नहीं करेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो जब बॉल यहाँ पे आएगी तो वेलोसिटी इस केस में मान लो इधर, तो ये क्या कर देगा, परपेंडिकुलर एक फोर्स और लगा देगा, तो ये दोबारा से इधर होगी वेलोसिटी v की, तो ये क्या जाएगी इधर, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। फिर इस केस में मान लो ये यहाँ पे आई, तो इस केस में इसके परपेंडिकुलर दोबारा से एक फोर्स लगा दिया, तो ये क्या जाएगी बीच में। तो ऐसे ही अपना क्या कर लेगी, सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगी। तो यानी कि यहाँ पे जो ये पर्सन फोर्स लगा रहे थे, ये इतना ही फोर्स लगा रहे थे कि बस इस बॉल की क्या हो रही थी, डायरेक्शन चेंज हो रही थी। आपने वेलोसिटी देके एक बार छोड़ दिया, बस वेलोसिटी दे दी, फिर आपने छोड़ दिया इसको इसमें। फिर यहाँ पे एक बंदे खड़े हुए थे सर्कमफेरेंस पे, सभी ने क्या लगाया, जैसे उसके पास आई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स, जैसे ही पास आई वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लगा दिया, फोर्स। तो उस केस में डायरेक्शन क्या होगी, इसकी चेंज होगी, और यानी ये क्या करिए, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करिए। यहाँ पे जो ये फोर्स लगा रहे थे आपका फोर्स, ये क्या कर रहा था, बस इसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा था और कुछ भी नहीं। आपने कभी भी देखा हो कि आप अगर मान लो कि बाल्टी में पानी लेके अगर आप उसको ऐसे घुमाओगे तो आप एक पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दो यहाँ पे, तो उस केस में पानी जब बाल्टी जो है हाईएस्ट पॉइंट पे होती है तो भी पानी नीचे नहीं करता,
क्योंकि आपने कोई इतनी पर्टिकुलर वेलोसिटी दे दी कि वो क्या कर रही है, अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर रही है। तो उस केस में वहाँ पे जो उस केस में जो वो फोर्स लगेगा किसकी वजह से, आपने वेलोसिटी दी तो आपके हाथ के साथ बनी हुई है, तो यानी कि मान लो स्ट्रिंग के साथ बनी हुई है, आपने पकड़ रखा है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा तो वो क्या कर देगा, उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे जो एफ है ये किसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ये एफ ही यहाँ पे क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, एम वी स्क्वेयर बाय आर के इक्वल है। किसके इक्वल है, एम वी स्क्वेयर बाय आर। यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू लग रही है, क्या कह रहे हो, सेंट्रीपिटल फोर्स, एफ सी। यहाँ पे सेंट्रीपिटल, एफ सी का मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स, इसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वेयर बाय आर। अगर किसी बॉडी को आपको सर्कुलर पाथ पे घुमाना है तो उस केस में उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर क्या लगा दो, इतना फोर्स लगा दो एम वी स्क्वेयर बाय आर के इक्वल, तो वो जो बॉडी है वो क्या करेगी, सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। ठीक है, तो इस केस में यानी कि यहाँ पे जो ये पर्सन फोर्स लगा रहे थे वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर थे और बस उस बॉल की क्या कर रहे थे, वो डायरेक्शन चेंज कर रहे थे ताकि वो सर्कुलर पाथ पे घूमे। तो ऐसा पॉसिबल है कि एक बॉल बिना किसी स्ट्रिंग के साथ अटैच हुए भी सर्कुलर पाथ पे घूम सकती है। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे ये सन है और अर्थ क्या है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। तो इस केस में इस अर्थ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, हाउ मैनी फोर्सेस ऑन अर्थ। सन है, ये सन है, अर्थ चारों तरफ, सन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। इस अर्थ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, हाउ मेनी फोर्सेस ऑन अर्थ। कौन सा फोर्स, नाम उसका, और कौन लगा रहा है, सन लगा रहा है। एक ही फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सन इसकी ग्रेविटी में रिवॉल्व कर रहा है, ग्रेविटेशन। तो दो हो गए इसका मतलब, तो ग्रेविटेशनल और सेंट्रीपिटल। वो ग्रेविटेशनल फोर्स से सेंट्रीपिटल का काम नहीं करेगा। तो आपने तो दो नाम लिए कि सेंट्रीपिटल और एक ग्रेविटेशनल फोर्स वही जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, इसको डायरेक्शन देने में काम करेगा। एक ही फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, और ग्रेविटेशनल इसको डायरेक्शन देने में काम होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स में तो एक ही लगेगा, फोर्स तो है मुझे कितने लगेंगे। देखो इस केस में यहाँ पे एक ही फोर्स लगेगा जो कि सन इसके ऊपर लगाएगा, अर्थ के ऊपर, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो इस डायरेक्शन में लगेगा, एफ जी। ठीक है, इसमें अर्थ के पास वेलोसिटी है बाय नेचर, वो वेलोसिटी किसने दी, कहाँ से आई, उसका कुछ नहीं पता। तो इसके पास, अर्थ के पास पहले से ही क्या है, वेलोसिटी है, और सन इसके ऊपर क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे ये ग्रेविटेशनल फोर्स बस इतना ही लग रहा है कि जो अर्थ की डायरेक्शन है वो चेंज हो और अर्थ क्या करे, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हो। इस केस में यहाँ पे ये मत सोचो कि और भी प्लेनेट हैं उनका भी फोर्स लग रहा होगा तो उसकी वजह से उनका इफेक्ट क्या होगा, वो बहुत दूर दूर हैं, उनका जो इफेक्ट होगा ओवरऑल अगर जो इफेक्ट देखोगे सभी प्लेनेट का मिला के और अर्थ का मिला के, तो उस केस में जो इसके ऊपर ओवरऑल भी सन का लगा रहे हैं, सारे प्लेनेट भी अर्थ के ऊपर लगाएंगे, तो ओवरऑल जो ज़्यादा जो इफेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, सन की वजह से जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से, क्योंकि सारे प्लेनेट हैं यहाँ पे, मरकरी है, वीनस है, फिर अर्थ है, फिर उस केस में आगे भी सारे के सारे फोर्सेज। क्या कह रहे हो, सन की ग्रेविटी, सन के ऊपर ये अर्थ लगाती है, इसके ऊपर तो ना के बराबर होता है, 1836 गुना मतलब कम होता है, इतना कुछ ज़्यादा होता है, 36 टाइम्स। तो इस केस में ये अर्थ भी इसके ऊपर लगा रही होगी, सन भी अपनी, ये तो आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे जब आगे, अभी उसका डिस्कशन नहीं कर रहे क्योंकि सन यहाँ पे ये मानता है कि सन रेस्ट में है और जितने भी प्लेनेट हैं वो इसके चारों तरफ क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं।
ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन सन और अर्थ का हो रहा है, बाकी प्लेनेट का नहीं हो रहा, क्योंकि बाकी प्लेनेट भी होंगे वो भी एक दूसरे पे लगा रहे होंगे, बट उनका इफेक्ट जो है इतना नहीं है जितना सन और अर्थ के बीच में है। क्योंकि ये लो होता है कि अगर दो बॉडी हैं जो मासिस हैं, तो उस केस में वो आपस में क्या लगाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं, और उसकी वैल्यू होती है G(m1m2) बाई में r²। तो यहाँ पे भी सन इसके ऊपर क्या लगा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसका भी मास है, सन का भी मास है, तो इसके ऊपर क्या लगा रहा है, ये ग्रेविटेशनल। और ये जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, बस ये इतना ही लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है। अगर इसकी वैल्यू जो Fg की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे mv² बाई r के इक्वल है, यानी कि जो Fg की वैल्यू G(m1m2) बाई r², जो उसकी वैल्यू है वो किसके इक्वल, उसको कैलकुलेट करा G(m1m2) बाई में r², वो किसके इक्वल आ रहा था, mv² बाई r के इक्वल। तो यानी कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, बस इतना ही लग रहा है कि इसकी सर्कुलर पाथ में ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी कि अगर कोई भी सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, इस बात को माइंड में सेंटर कर लो कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकते हैं, नॉर्मल रिएक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकते हैं, टेंशन भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकते हैं, फ्रिक्शन भी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर सकती है। तो ये जो जितने भी फोर्सेस अब तक पढ़े वो सारे के सारे ही सेंट्रीपिटल का फोर्स का काम कर सकते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है। इस जितने भी फोर्सेस हैं अगर उनकी वैल्यू जो है वो mv² बाई r के इक्वल हो जाए तो उस केस में बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। और कभी भी बॉडी अपने आप सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमती, पहले हम फोर्स लगाते हैं फिर वो सर्कुलर पाथ पे घूमती है। ऐसा कभी नहीं होता कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तब उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, नहीं, वो उस केस में हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया होगा तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। पहले फोर्स लगाते हैं फिर वो सर्कुलर पाथ पे घूमती है, यानी कि पहले वो घूम रही थी तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स पहले लगता है फिर वो सर्कुलर पाथ पे घूमती है। सेम डिस्कशन जो है जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ते हैं वहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सेम है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होगा और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे होते हैं। रदरफोर्ड ने बताया था इसको कि जो न्यूक्लियस है वो क्या है रेस्ट में और जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या कर रहे हैं, इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं। तो इस केस में इसके ऊपर भी फोर्स लग रहा है, जो न्यूक्लियस इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन दोनों की फोर्स लगता है वो क्या लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। उसकी वैल्यू क्या होती है, Fe K(Q1 Q2 बाय में r², इतना फोर्स लगता है। और इसको कैलकुलेट करके देखा तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो भी किसके इक्वल आ रही थी, mv² बाय r के इक्वल, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू भी इसके इक्वल आ रही थी। तो ये सर्कुलर पाथ पे घूम रहे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ। रदरफोर्ड इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये मिल जाना चाहिए न्यूक्लियस में आके, क्योंकि इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेलोसिटी है तो इस केस में ये मिल जाने चाहिए थे। बट यहाँ पे बाद में वो तो इसलिए उसके लॉ को बहुत टाइम तक फॉलो ही नहीं किया गया रदरफोर्ड को। तो बट उसने कंपेयर कर दिया था कि जिस तरीके से सोलर सिस्टम है तो वहाँ पे भी सन तो रेस्ट में चारों जो जितने भी प्लेनेट हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं, तो वहाँ पे भी फोर्स लग रहा है, सन इसके ऊपर अर्थ के ऊपर फोर्स लगा है तो ये अर्थ भी मिल जानी चाहिए सन में आके। तो उसने कंपेयर कर दिया तो लोगों ने मानना शुरू कर दिया, बट वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा क्यों है। सेंट्रीपिटल फोर्स का तब तक किसी को नहीं पता था, ना वो बता पाया था कि ये नई बात है, ये कैसे कहाँ पे कैसे क्या है, ये कैसे घूम रही है मुझे नहीं पता, बट उसने कंपेयर कर दिया कि सोलर सिस्टम को और इसको क्या कर दिया उसने कंपेयर, तो उस केस में मानना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बोर आया, उसने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया, उसने ये भी बता दिया कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं, कितने रेडियस पे घूम रहे हैं, 0.53 इंटू में n²/z, इतना उनका क्या होगा रेडियस पे घूम रहे हैं। वेलोसिटी क्या होगी, क्या टाइम पीरियड होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब उसने बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे क्या है रेडियस, ये सब कुछ बता दिया, कितने रेडियस पे घूम रहे हैं, एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम पीरियड क्या है। तो बाद में ज़्यादातर जो है वो बोर का नाम आता है मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे भी सेम वही डिस्कशन होता है, जैसा यहाँ पे है वैसा ही क्या होता है इसमें। ये दोनों केसेस जो हैं क्या हैं, सिमिलर हैं, और ये वाला केसेस भी क्या है इसमें सिमिलर है। तीनों केसेस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहाँ पे जो फोर्स पर्सन जो फोर्स लगा रहे थे वो इतना लगा रहे थे कि वो बस कि वो सर्कुलर पाथ पे घूमे, और इसकी जो वैल्यू थी एफ की वैल्यू वो किसके इक्वल थी, mv² बाय r के इक्वल।
ठीक है। और सेम इस केस में भी जो सन इसके ऊपर अर्थ के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो भी क्या है, इतना ही फोर्स लग रहा है कि ये सर्कुलर पाथ क्या है, सर्कुलर पाथ पे घूमे। एक बार तो वेलोसिटी आपको देनी पड़ेगी। अगर आपने अर्थ को रोक दिया, अर्थ को क्या कर दिया, इस केस में रोक दिया, तो उस केस में ये फोर्स जो लगेगा इसके पास, रोक दे तो वेलोसिटी जीरो होगी, तो ये क्या हो जाएगी, इसमें मिल जाएगी। अगर वेलोसिटी भी कम ज़्यादा होगी या फिर एफ जी को ग्रेविटेशनल फोर्स इससे ज़्यादा हो गया, mv²/r से क्या कर दिया आपने ज़्यादा, तो उस केस में अर्थ क्या हो जाएगी, इसके अंदर मिल जाएगी। कम हो गया तो अर्थ क्या चली जाएगी, दूर चली जाएगी। तो उस केस में ये क्या होगी, इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इतनी ही फोर्स लग रहा है कि ये क्या करे, सर्कुलर पाथ पे घूमे। कम ज़्यादा होगी तो सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमेगी। सेम इसमें भी अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोक दिया, वेलोसिटी कम ज़्यादा कर दिया, फिर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कम ज़्यादा होगी, तो उस केस में भी ये सर्कुलर पाथ पे नहीं घूमेगा। ठीक है। आपने कभी भी देखो जो झूले होते हैं वो भी घूमते हैं, तो उस केस में भी क्या लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स इस तरीके से होता है कि वो बस सर्कुलर पाथ पे घूमे, डायरेक्शन चेंज हो रही हो वो ऐसे घूमते रहते हैं। मौत का कुआं तो उसमें भी ऐसे घूमते हैं, सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मान लो आप कहीं बहुत गड्ढा है, सर्कुलर सा है, अगर आप उसमें फंस जाओ, निकला नहीं जा रहा, तो आप अपनी स्पीड इतनी बनाओ कि आप घूम घूम के ऊपर आ जाओगे। कभी भी देख लेना, नीचे से स्टार्ट करो, इतनी स्पीड बनाओ, √5G अगर आप स्पीड दे दोगे बॉटम पॉइंट पे, तो आप क्या करोगे, घूम के आप ऊपर आ सकते हो। वैसे तो आप नहीं आ सकते, मान लो बहुत गहरा है, तो आप ऐसे स्पीड बनाओगे तो उस केस में ऊपर आ सकते हो। अपनी स्पीड कुछ इस तरीके से करो कि आप नीचे ना जाओ, बस ऊपर ही आते जाओ। तो √5G से ज़्यादा अगर आप स्पीड करोगे उस केस में तो ऊपर आते जाओगे। ठीक है। तो वहाँ पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स का ये जितने भी खेल होते हैं कि ऐसा कर दिया, वो घुमा देते हैं, उस केस में घूम देते हैं। मान लो होता है कि बाइक घुमा देते हैं, ऐसे सर्कल होता है बहुत बड़ा, उसमें ऐसे बाइक घुमा देते हैं, तो उस केस में भी वहाँ पे बस कुछ नहीं, वो इतनी स्पीड करते हैं, अपनी मेंटेन करते हैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, ताकि वो क्या कर दें, सर्कुलर पाथ कंप्लीट करें। ठीक है। आप मान लो ये पानी, इसमें इसको घुमा के देख लो, चाहे अगर इसको खोल के घुमाओगे तो पानी नीचे नहीं गिरता, बस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे स्पीड इतनी ज़्यादा देनी है कि पानी नीचे नहीं गिरेगा। अगर उससे कम ज़्यादा दोगे तो गिरेगा जरूर। करके देख लो, चाहे पूरी भर लो, चाहे इसको आधी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देख लो चाहे, तो इस केस में गिर जाना चाहिए, गिरता नहीं है, बट क्योंकि इसकी स्पीड इतनी, और आप हल्के से घुमाओ गिरेगा जरूर। स्पीड बहुत कम दे तो पानी गिरेगा। तो इस केस में यहाँ पे भी क्या, स्पीड इतनी मेंटेन की जाती है कि ये सर्कुलर पाथ पे घूमे। एक होती है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, एक होती है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ऐसे हॉरिजॉन्टल की भाई टेबल है, टेबल के साथ स्ट्रिंग बांध के क्या कर दिया, बॉल बांध दी, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के आते हैं, और उसमें एनर्जी कंजर्वेशन का भी यूज होता है, जो कि आप पढ़ चुके हो पहले। ठीक है। तो यहाँ पे सन जो है, अर्थ के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कभी भी पहले हमें लगाना पड़ता है फोर्स, तभी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमती है। ये नहीं है कि सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। ठीक है। क्योंकि कभी पूछोगे तो आंसर ही आता है कि बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसके इसमें उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। नहीं, पहले आप फोर्स लगाओगे तो बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। ठीक है। तो यहाँ पे इतना समझ आ गया आपको? बिग क्वेश्चन करके दिखा दो। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, mv²/r। तो सेंट्रीपिटल, और ये हमेशा टुवर्ड्स सेंटर लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लगता है, टुवर्ड्स सेंटर। और इस केस में एक इसमें क्या लगे, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू इतनी है, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स डिवाइड बाय में मास, तो mv²/r डिवाइड बाय में क्या कर दोगे, m से m कैंसिल, क्या हो जाएगा v² में r। ठीक है। और ये v से होता है टुवर्ड सेंटर वाली, जो इसको वेलोसिटी दोगे सर्कुलर पाथ पे जो घूम रही है, इसको बोलते हैं v²/r भी बोल सकते हैं इसको। और v को आप क्या लिख सकते हो, r ओमेगा, v को क्या लिख सकते हो, r इंटू में ओमेगा, v को क्या लिख सकते हो, r इंटू में ओमेगा, रेडियस इंटू में एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, v की वैल्यू क्या पुट कर दो, r ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगा r² ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा, r से r कट दिए तो r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू ये भी होती है r ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे भी पुट कर दो, Fc जो था वो किसके, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स बाय मास। तो यहाँ पे जो mv²/r डिवाइड बाय में क्या कर दिया, मास, तो मास से मास कैंसिल, 1 बाय में m आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा mv²/r इंटू में 1/m।
तो m से m कैंसिल, v स्क्वायर बाय r। आगे समझ। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू mv स्क्वायर बाय r। अब r की वैल्यू क्या पुट कर दो यहाँ पे, r ओमेगा, तो क्या आ जाएगी m इंटू में r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा r से r एक कैंसिल, तो यह आ जाएगा m r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स के भी दो फॉर्मूले हैं, एक हो जाएगा mv स्क्वायर बाय r, एक हो जाएगा क्या m r ओमेगा स्क्वायर। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का v स्क्वायर बाय r और r ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी देके फिर पूछ रहा है फोर्स के बारे में तो आप ये लगाओगे, और अगर आपको क्या दे रहा है वेलोसिटी देके फिर पूछ रहा है तो आप v स्क्वायर बाय r लगाओगे। ठीक है। अगर इस केस में अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उसके पास दो टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो नेट एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा। तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर लगेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इधर, दोनों के बीच जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 डिग्री, नेट इधर आएगी। ठीक है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है तो उस केस में एक ही वेलोसिटी होती है उसके पास, एक ही एक्सेलरेशन हो गया, वेलोसिटी भी टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी, वो सीधा चल रही है बस एक ही होगा, लीनियर एक्सेलरेशन बोल दो चाहे इसको। ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे भी यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ का यूज होता है कि अगर कोई बॉडी कांस्टेंट स्पीड से चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उसके ऊपर, या फिर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाता। ठीक है। तो ऐसा पूछे कि ऐसा क्या पॉसिबल है कि कोई बॉडी जो है कांस्टेंट स्पीड से मूव करती रहे और उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रही है और उसके ऊपर फोर्स भी लग रहा है तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, तो उस केस में नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्स लगे तो ये स्पीड कम ज़्यादा उसकी होगी। बट ऐसा पॉसिबल है कि अगर कोई पूछे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि कांस्टेंट स्पीड मेंटेन रहे और फोर्स भी लगे, तो वो तभी पॉसिबल है जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमे और जो फोर्स है वो वेलोसिटी के क्या लगे, परपेंडिकुलर। अगर लीनियरली है, बॉडी लीनियरली मूव कर रही है तो उस केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, फोर्स भी लग रहा हो और वेलोसिटी कांस्टेंट भी हो। बट वो अगर ये कहे एक दो फोर्स हैं, एक फोर्स अगर बोल रहा है तो पॉसिबल नहीं है, बट दो फोर्स हैं तो पॉसिबल है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट लग जाएं तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा, फिर भी वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगी। बट एक ही फोर्स है, ये बोल दिया कि एक बॉडी है v की वेलोसिटी से मूव कर रही है और फोर्स भी लग रहा है, तो क्या वो वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है? तो आप कहोगे नहीं रह सकती, क्योंकि वेलोसिटी अगर फोर्स लग रहा है तो कम ज़्यादा वेलोसिटी होगी। बट ऐसा एक केस में पॉसिबल है कि वो बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है तो उस केस में उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रह सकती है फोर्स लगने के बाद भी। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो फोर्स है वो उसकी बस डायरेक्शन चेंज करे इतना लगे तो उस केस में वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकती है सर्कुलर पाथ पे। एनी डाउट? क्वेश्चन करके दिखा दो। यानी कि ये समझ आ गया कि अर्थ के ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है और वो कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल ही फोर्स जो है किसका काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होती है gm1m2 बाय में r स्क्वायर, और यहाँ पे तो वो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी? mv स्क्वायर बाय r के। तो ये सर्कुलर पाथ पे घूमेगी। और सेम जब इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे घूम रहे तो उसके ऊपर भी एक ही फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, और उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करके देखी तो किसके इक्वल आ रही थी? वो mv स्क्वायर बाय r के। तो वो सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। इससे कम ज़्यादा अगर वैल्यू आ रही है तो वो नहीं घूमेगी। फिर इस केस में सर्कुलर पाथ नहीं बनेगा, घूम सकती है बट उसका पाथ कुछ और हो सकता है, इलेप्टिकल पाथ हो सकता है, या फिर थोड़ी सी घूमेगी फिर और पाथ बन सकता है उस केस में। ठीक है। एक क्वेश्चन मान लो ये 3 पाथ है, 3 पाथ दे रखे हैं आपको 1 2 3। और यहाँ पे एक बॉल है। m मास की बॉडी है, इसके ऊपर 4 फोर्स लग रहे हैं, F1 F2 F3 और F4। अगर मैं चाहूँ कि अगर ये बॉल जो है पाथ 1 से ट्रैवल करे, किससे ट्रैवल करे? पाथ 1 से, तो इन चारों फोर्सेज में क्या रिलेशन होगा? अगर ये पाथ 2 से ट्रैवल करे तो इन चारों फोर्सेज में क्या रिलेशन होगा? और पाथ 3 से करे तो इन चारों फोर्सेज में क्या रिलेशन होगा? ये बताना आपको।
एक बोला है 4 फोर्सेस लग रहे हैं, m मास की बोला है। ये पूछा गया अगर पाथ 1 से ट्रैवल करेगी तो क्या रिलेशन होगा इन चारों फोर्सेस में, 2 से करेगी तो क्या रिलेशन होगा, और 3 से करेगी तो क्या रिलेशन होगा। ये रेडियस r1 दे रखी है, रेडियस क्या दे रखी है आपको, r2 दे रखी है। देखो इसमें अगर ये पाथ 2 से ट्रैवल करेगी तो उस केस में मान लो बॉल यहाँ पे होगी तो F1, F2, F3 और F4 इधर लगेंगे इसके ऊपर, F1 और F2 इधर लगेंगे। तो ये ऐसे ट्रैवल करेगी तो इस केस में यहाँ पे रिलेशन क्या होगा कि जो ये सेंटर की तरफ लग रहे हैं फोर्स, ये क्या होंगे, बड़े होंगे इन दोनों से, तभी ये सर्कुलर पाथ पे घूम पा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, F3 प्लस F4 इन दोनों का जो सम होगा वो ग्रेटर देन होगा F1 प्लस F2 से, और कितना ज़्यादा होगा, mv² बाय r1, इतना ही ज़्यादा होगा, तभी ये सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। इनका जो मैग्नीट्यूड है, मान लो इनका मैग्नीट्यूड 10 है और इनका मैग्नीट्यूड मान लो 4 है, तो 10 माइनस 4 6, जो 6 होगा उसकी वैल्यू वो क्या होगी, mv² बाय r होगी। चाहिए इन दोनों का है कि इन दोनों का जो सम है इन दोनों से ज़्यादा होगा, और वो कितना ज़्यादा होगा, mv² बाय r, तभी ये क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। अगर मान लो ये पाथ 1 से 2 से जाएगी तो उस केस में वेलोसिटी सीधी सीधी चली जाएगी, सर्कुलर पाथ पे घूम रही नहीं रही, तो इसका मतलब इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि F3 प्लस F4 इक्वल क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 के। ये पाथ 1 से ट्रैवल करेगी तो ये पाथ 2 से ट्रैवल करेगी तो दोनों का सम, ये इस केस में तो क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ है तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इन दोनों फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों फोर्सेस के इक्वल। अगर ये पाथ 3 से ट्रैवल करेगी तो इस केस में मान लो बड़ी, तो इधर F1 F2 और इधर लग रहा है F3 और F4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 का सम ज़्यादा होगा F3 प्लस F4, तो कितना होगा, और कितना ज़्यादा होगा, F1 प्लस F2 में से माइनस कर दो F3 प्लस F4, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, mv² बाय r2 के। इसको वेलोसिटी मान लो v दे रखी है आपने, आगे समझ। तो यहाँ पे F3 प्लस F4 अगर इस पाथ से मूव करेगी तो इन दोनों का सम इन दोनों फोर्सेस से ज़्यादा होगा, और कितना ज़्यादा होगा, mv² बाय r के इक्वल, यानी कि इतना ही ज़्यादा है कि वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहे हैं बस। अगर 2 से मूव करेगी तो दोनों का सम इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के, क्योंकि सीधी जा रही है, v की स्पीड से मूव करती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से। और अगर इस पाथ से जाएगी तो F1 प्लस F2 का सम ज़्यादा होगा F3 प्लस F4 से, और कितना ज़्यादा होगा, mv² बाय r के इक्वल, r2 के इक्वल। यहाँ तक एनी डाउट? एक कैसे था, एम मास की बॉडी है, v की स्पीड से मूव करेंगे, ये सेम ही गाड़ी है, तीनों का मास सेम ही है, यहाँ पे v की स्पीड से मूव कर रही है। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, mg नीचे, यहाँ पे क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, mg क्या लगेगा, नीचे, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और mg क्या लगेगा, नीचे। तो इन तीनों केसेस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू बता दो क्या होगी, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन इन ऑल 3 केसेस। ठीक है,
ठीक है। इसमें किसके इक्वल आ जाएंगे? यहाँ पे mg लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर क्या है नॉर्मल रिएक्शन, इधर क्या लग रही है वेलोसिटी। तो यहाँ पे पक्का जो है वो mg क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, नॉर्मल रिएक्शन से। तो इस केस में mg माइनस n इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वेयर बाय r के। मान लो ये रेडियस r दे रखी है आपको, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, mg माइनस mv स्क्वेयर बाय r, इतना होगा। क्योंकि देखो ये नीचे की तरफ लग रहा है mg, तो उस केस में mg क्या कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन को भी बैलेंस कर रहा है और इसको सर्कुलर पाथ पे सेंट्रीपिटल फोर्स की भी रिक्वायरमेंट को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। तो mg क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है, mg को भी, नॉर्मल रिएक्शन को भी बैलेंस कर रहा है और क्या कर रहा है, इसको सर्कुलर पाथ में घुमाने में भी हेल्प कर रहा है। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, mg माइनस mv स्क्वेयर बाय r। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा mg से, कितना ज़्यादा होगा, n माइनस एम जी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एम वी स्क्वेयर बाय आर के। तो इस केस में n इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस में एम जी, इतना होगा। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस केस में सबसे ज़्यादा होगी। ये नहीं है कि इस केस में नॉर्मल, ये नहीं है कि ये टूट ही जाएगी। मान लो आप कोई स्ट्रिंग है उसके ऊपर गाड़ी चला रहे हो ऐसे, तो क्योंकि इस केस में ये नॉर्मल रिएक्शन जो है प्लेटफॉर्म इसके ऊपर लगा रहा है गाड़ी पे, और गाड़ी प्लेटफॉर्म पे लगा रही है, ये जो mg लग रहा है ये तो गाड़ी पे लग रहा है बस, तो यहाँ पे टूटेगी नहीं। गाड़ी पे जो लग रहे हैं वो क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और mg क्या लग रहा है, नीचे की तरफ। तो इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन वो क्या होगा, ज़्यादा होगा mg से, और कितना ज़्यादा होगा, एम वी स्क्वेयर बाय आर की ये सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम जाए, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम वी स्क्वेयर बाय आर प्लस में एम जी। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू इस केस में सबसे ज़्यादा होगी सेकंड केस में। और इस केस में ऊपर n निकल रहा है नीचे mg, दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को बैलेंस v की स्पीड से जाती रहेगी, तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg के इक्वल। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। समझ आ गया इतना? यहाँ तक कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन होता v की स्पीड से मूव करिए, मतलब ये ऐसे बात करानी, जैसे वो नहीं होता घड़ी में देखा हो आपने, वो ऐसे ऐसे पेंडुलम ऐसे ऐसे करता रहता है, तो वहाँ पे भी जो है सेम वैसे ही है। सेकंड केस में रेस्ट में तीनों में मास m है। तीनों केस में बता दो टेंशन क्या होगा, फाइंड टेंशन इन ईच केस। इसमें क्या हो रही है कि ये इधर मूव करिए, तो इस केस में पेंडुलम बनेगा ऐसे, ऐसे जम करती रहेगी जब तक इसके ऊपर एयर नहीं है। अगर स्मूथ सरफेस है तो इस केस में क्या करती रहेगी, ऐसे जम करती रहेगी ऐसे परमानेंट, तो ऐसे घड़ी नहीं करती रहती ऐसे ऐसे। तो इस केस में, और जब सेल डाउन हो जाता है तो रुक जाती है, तो उस केस में भी वहाँ पे उसको वो तो अलग केस हो गया, छोड़ो उसको। तो उस केस में भी क्या हो गया, यानी कि एक प्रकार से उसको एनर्जी मिल रही थी वहाँ पे सेल डाउन, तो वो भी रुक जाता है।
तो इस केस में भी क्या होगी, जब तक एयर और ये नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तो ये भी क्या करती रहेगी, ऐसे 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 चम करती रहेगी। इस केस में ये रेस्ट में है, बस एक बॉल बांध दी स्ट्रिंग के साथ तो रेस्ट में है। इस केस में ये स्ट्रिंग भी आगे मूव कर रही है, बॉल भी आगे मूव कर रही है, तो तीनों केस में टेंशन कितनी होगी। जो थर्ड वाला है वो पूरा सीधा ही चल रहा है। हाँ, ये भी ऊपर ये रिंग बांध रखी है, रिंग के साथ रस्सी, ये भी वीक स्पीड से मूव करिए, ये भी वीक स्पीड से मूव करिए। हाँ, दूसरे में जीरो है। जीरो क्यों आएगी, इस केस में क्या आ जाएगी, ऊपर लग रहा है टेंशन, यानी कि हमेशा अगर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे तो ये नहीं करते कभी भी अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, इनवर्ड फोर्स और आउटवर्ड फोर्स बोलते हैं हमेशा इसमें। तो टी क्या है यहाँ पे, इनवर्ड फोर्स, और mg क्या है, आउटवर्ड। इनवर्ड फोर्स हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटवर्ड फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टी माइनस mg इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv स्क्वायर बाय r के, या फिर इसकी जो लेंथ है l के इक्वल आ जाएगा। स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी l है तो l, तो यहाँ पे r दे रखी तो r। हमेशा इनवर्ड फोर्स, सर्कुलर मोशन के केस में अगर घूम रही है कोई बॉडी तो इनवर्ड फोर्स ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू आउटवर्ड फोर्स। तभी वो, क्योंकि इनवर्ड फोर्स जो है यहाँ पे टेंशन जो है वो दो चीज़ों का काम कर रही है, ज़्यादा इसके ऊपर ज़्यादा वो है कि इस केस में ज़्यादा लोड है कि इसको mg को भी बैलेंस करके रखना है और इसको क्या करना है, इसको ऐसे घुमाना भी है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट भी पूरा करना है और क्या करना है, mg को भी बैलेंस करना है। तो इसके ऊपर ज़्यादा लोड है टेंशन के ऊपर, तो इनवर्ड फोर्स हमेशा क्या होता है, ज़्यादा होता है आउटवर्ड फोर्स से, कभी भी देख लेना। तो तभी वो सर्कुलर पाथ पे घूम लिया। अगर ये ज़्यादा हो गया mg तो उस केस में बोलते हैं तो नीचे ही आ जाएगी, घूमेगी नहीं उस केस में। तो अब सेम इस केस में ये तो 10 रेस्ट में है तो टी ऊपर क्या लग जाएगा, टी, नीचे क्या होगा mg, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg के इक्वल, ठीक है। और इस केस में ये भी v की स्पीड से मूव कर रही है, ये भी v की स्पीड से, घूम तो रही नहीं, सीधा ही जा रही है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ मूव कर रही है, तो ऊपर टी लगेगा, नीचे क्या लग जाएगा mg, तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में भी mg के इक्वल, ठीक है। अगर इसमें ये v की स्पीड से मूव ना करती तो इस केस और उस केस में कोई फर्क नहीं होता। अब ये रिंग यहाँ पे मान लो रिंग बांध दी, उसके साथ स्ट्रिंग है, तो वो ये रिंग भी मूव कर रही है और ये बॉल भी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो उस केस में एक स्ट्रेट लाइन मोशन ही होगी इसके, ठीक है। तो इसमें भी टेंशन क्या आ जाएगी, mg के इक्वल, रेस्ट में तो भी टेंशन क्या आ जाएगी, mg के इक्वल। और ऐसे सिंपल पेंडुलम अगर बना रही है तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे टेंशन जो होगी वो क्या आ जाएगी, mv स्क्वायर बाय r प्लस mg। एनी डाउट। इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, अब हम पढ़ाते तो ये हैं कि सन जो है वो क्या है, रेस्ट में है, बाकी प्लेनेट क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। कभी ऐसा होता ही नहीं कि एक चीज़ तो रेस्ट में रहे और बाकी उसके चारों तरफ घूमे, क्योंकि सन के ऊपर भी फोर्स लगता है, बट वो बहुत, उसका साइज इतना ज़्यादा है कि वो जो सर्कल कंप्लीट करता है वो बहुत छोटा दिखता है, हमें दिखता है कि रेस्ट में ही है वो। अगर कोई बॉडी है मान लो उस केस में, और एक बहुत बड़ी बॉडी है उसके कंपैरिजन में, तो उस केस में वो बहुत बड़ी बॉडी अगर घूम भी रही होगी तो हमें लगेगा ही नहीं कि वो घूम रही है। तो सन भी एक छोटा सा सर्कल पाथ कंप्लीट करता है, सन भी घूमता है, जैसे जैसे अर्थ घूमती है तो सन भी क्या होता है, घूमता है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर सन की वेलोसिटी मान लो ऊपर की तरफ है तो ये क्या हो गई, इधर होगी। सन और अर्थ एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट में घूम रहे होते हैं। और इस केस में अर्थ के ऊपर भी सारे के सारे प्लेनेट जितने हैं वो फोर्स भी लगा रहे होंगे, और ऐसे ही सन के ऊपर भी जितने भी प्लेनेट हैं सारे के सारे फोर्स लगा रहे होते हैं। बट उस केस में सारे फोर्स इतने, क्योंकि सारे प्लेनेट दूर दूर हैं, तो वो जो इफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए बहुत छोटा सर्कल कंप्लीट करता है, ठीक है। हाँ, यानी कि इसका मास जो सन का मास 2 × 10⁻30 kg ऐसा समथिंग होता है। तो इस केस में यानी कि क्योंकि सबसे नज़दीक सन के सबसे नज़दीक कौन सा होता है, मरकरी, फिर वीनस और फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर शायद यूरेनस, सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, ये होता है। 1030 किसका मास,
सन का मास शायद 2 × 10 के पावर 30, अर्थ का मास होता है 6 × 10 के पावर 24 kg। तो Here's some information. टू इंटू 10 की पावर 30 kg। तो वो पिन पे आता था बस ना याद है मुझे। अरे 2 ही हो गई। 2 × 10 की पावर 30 kg। 3,23,000 तो 3,33,000 टाइम्स ज़्यादा होता है मास ऑफ सन एज कम्पेयर टू अर्थ। तो ये सेम ऐसे होता है कि हमारे ऊपर भी ग्रेविटेशन, हम जो न्यूटन, क्योंकि हमारे ऊपर अर्थ लगा रही है ग्रेविटेशन फोर्स, हम भी अर्थ के ऊपर लगा रहे होते हैं, बट उस केस में हमारा मास बहुत कम है एज कम्पेयर टू अर्थ, इसलिए हम मूव करते हैं, अर्थ वहीं की वहीं रहती है। तो यहाँ पे भी सेम, इसके ऊपर भी, सन के ऊपर भी सारे के सारे फोर्स लगाते हैं, अर्थ भी लगा रही होती है, बट उस केस में सन का मास क्या हो गया, अर्थ के मास से बहुत बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसलिए सन नहीं जाता, अर्थ। अगर ऐसा हो जाए कि अर्थ रुक जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाए, तो उस केस में मान लो एक ही जगह रोक लिया आपने, यहाँ पे सन है और अर्थ को यहीं पर रोक लिया, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगाएगा, तो धीरे 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 ये क्या आ जाएगी, अर्थ पास आती जाएगी, गर्मी बढ़ती जाएगी। तो उस केस में ये देखा गया कि अगर ऐसा हो जाए तो 64 डेज में ही जो अर्थ है वो सन में आके मिल जाएगी और सब कुछ खत्म, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो गर्मी है वो इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, इतनी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस केस में क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है कि नेचर ने बस उसको वेलोसिटी दे रही है, वो घूम रही है, अब तक ये रिसर्च से शायद हो ही नहीं पाया है कि इस केस में कहाँ से आई है वेलोसिटी, जैसे ही अर्थ आई उसके पास वेलोसिटी भी आ गई। ठीक है, तो इस केस में ये सेम जो होता है, सैटेलाइट भी, अगर जो सैटेलाइट भी छोड़ते हैं साइंटिस्ट लोग, वो भी क्या होते हैं कि उसको इतनी वेलोसिटी देते हैं कि वो क्या करे, सर्कुलर पाथ पे घूमे। अगर वो सर्कुलर पाथ पे, अगर उसमें वो कम ज़्यादा ये हो रहा है कि आपने उस केस में मान लो उसको घुमाना है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है कम ज़्यादा दे दी, या तो वो इधर चला जाएगा, वेलोसिटी अगर ज़्यादा हो गया तो दूर चला जाएगा, या फिर उस केस में अगर पर्टिकुलर वेलोसिटी दी जाती है जिसकी वजह से वो क्या करे, सर्कुलर पाथ पे घूमता है। इसमें भी वेलोसिटी कितनी कम ज़्यादा होगी, सारे केसेस होते हैं कि कितनी कम ज़्यादा होगी, कौन सा पाथ बनता है। तो इस केस में अगर मान लो इसको वेलोसिटी आपने इतनी ज़्यादा दी थी, तो पाथ जो है सर्कुलर ना बनने की बजाय भी क्या बन जाता है, ऐसे ऐसे भी पाथ बन जाता है। या तो ये लगेगा कि जा रहा है दूर जा रहा है, फिर भी वो क्या कर जाता है, सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर जाता है। तो इसके में जितने भी आप फॉर्मूले देखोगे सभी माइन नेगेटिव में आते हैं। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, आपने फॉर्मूले पढ़ लिए ग्रेविटेशन में। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में, जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो भी क्या थी, नेगेटिव में। टोटल एनर्जी भी क्या थी, नेगेटिव में। काइनेटिक नहीं होती, टोटल एनर्जी और टोटल एनर्जी अगर नेगेटिव ना हो, आप उसको पॉजिटिव कर दो मान लो, तो सैटेलाइट घूमेगा ही नहीं, उसको बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं होता है कि वो उसको बांधे रखता है यहाँ पे। सेम इसमें भी, न्यूक्लियस में भी होता है, जो टोटल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है। ग्रेविटेशन में सैटेलाइट जो टॉपिक पढ़ते हो उस केस में जितने भी फॉर्मूले हैं, लगभग जितने, ये सारे के सारे फॉर्मूले मॉडर्न फिजिक्स में जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो वहाँ पे भी सारे के सारे फॉर्मूले हैं। वहाँ पे भी पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी, जो रिलेशन यहाँ पे हैं सेम वहाँ पे एज यही होता है, कोई फर्क नहीं होता। मतलब कितने टाइम्स ये टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ये है तो टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये सारे के सारे दोनों में सिमिलर होते हैं। अगर किसी को एक जगह पता है तो वहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन आता है कि हम कितनी एनर्जी कर दें कि वो सर्कुलर पाथ से बाहर ही हो जाए सैटेलाइट, तो उस केस में कितनी होती है, बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं उसको। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी दोगे कि अगर मान लो कोई ऑलरेडी घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, उसको बाहर करना है तो कितनी वेलोसिटी दे, तो माइनस साइन ऑफ टोटल एनर्जी दे देते हैं उसको बाइनरी, ताकि टोटल एनर्जी नेट क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, वो अर्थ से बाहर हो जाए। टोटल एनर्जी अगर पॉजिटिव होती है तो उस केस में सर्कुलर पाथ पे घूमेगा नहीं, वो बाहर चला जाएगा। नेगेटिव साइन है तब तक ही वो उसके साथ बाउंडेड है।
तो ये जितने भी फेल होते हैं तो उस केस में अगर मान लो पहले स्टार्टिंग में जब बनाए गए होंगे, एक्सपेरिमेंट करे होंगे, तो उस केस में ये पता ही नहीं था कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी वेलोसिटी दे कि वो सर्कुलर पाथ पे घूमे, तो उस केस में बहुत सारे फेल भी होते थे सैटेलाइट। तो अब इस केस में भी ये क्या हो जाता है, अभी चंद्रयान 1, 2 जो है वो भी किस लिए कि वो सर्कुलर पाथ पे घूम ही नहीं पाए जहाँ पे उन्होंने भेजना था, या तो दूर चले गए या फिर घूम ही नहीं पाए। तो सेम इस केस में इतनी पर्टिकुलर वेलोसिटी दी जाती है उसको कि वो सर्कुलर पाथ पे घूमे, यानी कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन का डिस्कशन कल करेंगे, पूरा 1 घंटे का ही है वो, कंप्लीट करेंगे कल। मेन चैप्टर यही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन।